सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। आपका हार्दिक अभिवादन, सुस्वागतम। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि हिंदी का उद्भव है वो वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत, और फिर पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, और अपभ्रंश से की विभिन्न जो क्षेत्रीय जो भाषाएं थी जिसको हम उपभाषा कह सकते हैं, उनसे हिंदी का उद्भव हुआ था। और आज हम पढ़ते हैं उपभाषाएं और बोलियां। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें से कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, चाहे वो नेट की एग्ज़ाम हो, चाहे आप पीजीटी, टीजीटी जो भी आप तैयारी करते हैं, उनमें अमूमन तौर पर एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं कि हमारी हिंदी भाषा है, उसकी प्रमुख उपभाषाएं कौन कौन सी हैं और बोलियां कितनी। तो सबसे पहले दोस्तों, आप कमेंट कीजिएगा कि हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं और उसकी बोलियां कितनी हैं। आज आप इसी पर पूरा, यानी पहले हम छोटे रूप में इनका विश्लेषण करेंगे और फिर विस्तार से भी विश्लेषण करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। सबसे आपके सामने जो शीर्षक दिख रहा है, उपभाषाएं और बोलियां, यानी हिंदी की उपभाषाएं कौन कौन सी हैं और उनकी बोलियां कौन कौन सी। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे सामने आता है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी उपभाषा है हिंदी की। पश्चिमी हिंदी उपभाषा है हिंदी की, और इसकी प्रमुख बोलियां हैं खड़ी बोली, जिसका दूसरा नाम कोरवी भी है, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी, और हरियाणवी का नाम बांगरू भी है, और कन्नौजी। यानी खड़ी बोली का दूसरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तो कोरवी भी कहते हैं इसको। ब्रज भाषा प्रमुख भाषा के रूप में आप लोग हिंदी साहित्य में पढ़ते ही हैं। बुंदेली, हरियाणवी, हरियाणवी को बांगरू भाषा का नाम भी दिया जाता है, और कन्नौजी। ये 5 जो बोलियां हैं वो पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोलियां हैं। लेकिन कई जगह पुरानी किताबों में आप लोगों को एक चीज देखने को मिलेगी दोस्तों, कि दक्षिणी को भी इसका एक हिस्सा माना जाता था, लेकिन समय के अंतराल में वो चीज हट चुकी है। एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा दोस्तों, कि जो नया एडिशन है उसी के आधार पर ही अंकों का निर्धारण होगा। हमेशा नए एडिशन को प्राथमिकता दी जाती है। तो नए रूप में अब जो चल रहे हैं वो 5 रूप चल रहे हैं, यानी 5 बोलियां हैं। खड़ी बोली कोरवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी जिसका नाम बांगरू भी है, और कन्नौजी। चलिए पूर्वी हिंदी की बोली देखते हैं हम। पूर्वी हिंदी की बोली कौन कौन सी हैं। पूर्वी हिंदी की ये 3 बोलियां आपके सामने आ रही हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। अब है राजस्थानी उपभाषा की बोलियां। हिंदी की जो उपभाषा है राजस्थानी, उसकी बोलियां देखते हैं। तो मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी, ये 4 बोली मानी जाती हैं। मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। और इन बोलियों की भी यानी और छोटी छोटी बोलियां हैं, लेकिन वो इनमें समाहित हैं। प्रमुख रूप से राजस्थानी जो उपभाषा है उसकी 4 ही बोलियां मानी जाती हैं, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। ठीक है। पहाड़ी, पहाड़ी जो उपभाषा है उसकी बोलियों को 3 रूपों में हम देखते हैं। पश्चिमी पहाड़ी के रूप में, मध्यवर्ती पहाड़ी के रूप में, और पूर्वी पहाड़ी के रूप में। इनका हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे दोस्तों। पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी और पूर्वी पहाड़ी। चलिए, बिहारी बोली जो है उसकी बिहारी उपभाषा है, उसके 3 बोलियों के रूप हमें नजर आते हैं, मैथिली, मगही और भोजपुरी। और सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली का नाम है वो है भोजपुरी। भोजपुरी बोली सबसे ज्यादा बोली जाती है। बोलियों में सबसे ज्यादा अगर
पूछा जाएगा कौन सी बोली बोली जाती है तो उसका नाम है भोजपुरी। ठीक है, तो ये बिहारी उपभाषा की बोलियां हैं, मैथिली, मगही और भोजपुरी। अब चलिए, इस प्रकार हिंदी में 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां सम्मिलित हैं। दोस्तों, यहां आपको एक बात ध्यान में रखनी कि जब आप गाइडों में पढ़ोगे तो आपको 17 के लगभग देखने को मिलेगा। गाइडों में बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, किताबों में भी देखने को मिलता है, जब विश्लेषण करते हैं तब 17 का करते हैं और लिखते हैं तब 18 लिखते हैं। 5 उपभाषाएं हैं, 5 उपभाषा की बोलियां जब वर्णन करते हैं तो भाई एक को वो गायब कर देते हैं और वहां जाकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये 5 उपभाषाएं हैं हिंदी की, 18 बोलियां हैं, तो यार ये 17 का ये वर्णन क्यों दे रहे हैं। चलिए इसका भी सॉल्यूशन ढूंढेंगे। पहला है खड़ी बोली। देखिए, हर बोली का परिचय पढ़ते जाएंगे। पश्चिमी हिंदी की बोलियों में पहला स्थान खड़ी बोली का है। पश्चिमी हिंदी की अगर बोलियों में देखें तो पहला स्थान किसका है? खड़ी बोली का है। खड़ी बोली यानी खड़ी पाई के रूप में जिसको लिखा जाता है, यानी इसकी मात्राएं एकदम खड़ी के रूप में है। ठीक है ना। प्राचीन काल में हस्तिनापुर में कौरव यानी कौरव वंश का शासन होने के कारण, हस्तिनापुर में कौरव वंश का शासन होने के कारण इसको कौरवी भी कहते हैं। देखिएगा, हस्तिनापुर में कौरव वंश का शासन होने के कारण इसको कौरवी भी कहते हैं। और ये कहाँ कहाँ बोली जाती है ये देखने की बात है। दिल्ली, गाजियाबाद, देहरादून, मुरादाबाद, सहारनपुर के आसपास के क्षेत्र में ये बहुप्रचलित है। तो कहाँ कहाँ बोली जाती है? दिल्ली में, गाजियाबाद में, देहरादून में, मुरादाबाद में, सहारनपुर के आसपास के क्षेत्र में ये बहु प्रचलित बोली रही है, यानी खूब प्रचलन में रहने वाली। इसमें लोक नाटक, कहानी, लोक काव्य और गीत आदि की रचनाएं हुई। लोक नाटक भी लिखे गए, कहानियां भी लिखी गई, लोक काव्य भी लिखा गया और गीत आदि की रचना भी हुई। ये देवनागरी लिपि में लिखी जाने लगी और इसमें देवनागरी लिपि में लिखने का प्रचलन है। जो आप सामने देख रहे हो वो भी कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। इसमें संस्कृत की तत्सम शब्दावली का बाहुल्य है। अब आप लोग तत्सम शब्द तो जानते ही होंगे कि जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं और सीधे के सीधे हिंदी में वैसे के वैसे प्रयुक्त होते हैं, उन शब्दों को तत्सम कहते हैं। और संस्कृत के शब्द हैं लेकिन उनका थोड़ा रूप बदल गया, थोड़ा परिवर्तन हो गया और वो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उनको क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। तो संस्कृत के शब्द ज्यों के त्यों इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में प्रयोग में लिए जाते हैं। ये ठेठ हिंदी की सबसे निकट की बोली है। ठेठ का मतलब होता है शुद्ध, यानी शुद्ध हिंदी की सबसे निकट की बोली मानी जाती है। वर्तमान में जो हिंदी काव्य खड़ी बोली में ही लिखा जा रहा है। तो आप लोग देख रहे हो कि लिखना पढ़ना सब कुछ क्या हो रहा है? खड़ी बोली में ही हो रहा है? हम जो पढ़ रहे हैं वो भी क्या है? खड़ी बोली में ही पढ़ रहे हैं। ज्यादातर लिखा जाने वाला साहित्य है वो भी खड़ी बोली में लिखा जा रहा है। तो एक तरह से देखें कि खड़ी बोली का वर्चस्व वर्तमान में ज्यादा है। हरियाणा प्रदेश की भाषा कह सकते हैं हरियाणवी। हरियाणा प्रदेश की बोली होने के कारण, यानी हरियाणा प्रदेश की बोली होने के कारण हरियाणवी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हरियाणवी कहते हैं। और ये कहाँ कहाँ बोली जाती है? देखो दोस्तों, ये चंडीगढ़ के आसपास, पटियाला, अंबाला, हिसार, रोहतक के क्षेत्र में बोली जाती है। देखिए, चंडीगढ़ के आसपास, पटियाला में, अंबाला में, हिसार, रोहतक के क्षेत्रों में बोली जाती है कौन सी? हरियाणवी। कहीं कहीं इसमें पंजाबी, यानी इसमें पंजाबी भाषा का पुट भी आ गया है, क्योंकि ये पंजाब प्रांत के निकट है। पंजाब प्रांत के निकट होने के कारण इसमें पंजाबी का लहजा भी आ गया है।
यहाँ के लोक साहित्य में ये बहुत प्रचलित है। लोक साहित्य में क्या है, बहुत प्रचलित बोली है। इसे ग्रामीण भाषा में बांगरू भी कहते हैं, और इससे ग्रामीण भाषा में क्या कहते हैं, बांगरू भी कहा जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कन्नौजी। अब चलते हैं कन्नौजी भाषा के बारे में। भाषा नहीं, सॉरी, बोली। कानपुर के आसपास का क्षेत्र कन्नौज प्रदेश कहलाता है। तो कानपुर है, उसके आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है, कन्नौज कहलाता है। इसका प्रभाव, यानी ये जो कन्नौजी बोली उसका प्रभाव कानपुर, पीलीभीत, इटावा, शाजापुर, फर्रुखाबाद, तो कानपुर में, पीलीभीत में, इटावा में, शाजापुर में, फर्रुखाबाद में, वह हरदोई क्षेत्र में है। यानी हरदोई क्षेत्र में इसको बोला जाता है। ब्रज भाषा के शब्दों के समान एवं बोलने का लहजा होने के कारण इसको, यानी इसके शब्दों में ब्रज भाषा जैसी समानता देखने को मिलती है, और बोलने का लहजा भी समानता जैसा ही लगता है, होने के कारण इसको ब्रज जैसी समझते हैं। यानी ब्रज भाषा है वैसी समझते हैं, किंतु ये है ब्रज भाषा से भिन्न है, यानी अलग है। यहाँ कान्य कुब्जी ब्राह्मणों का बाहुल्य था, यानी कान्य कुब्ज ब्राह्मणों का क्या था, बाहुल्य था, इसलिए इसे कन्नौजी भी कहते हैं। आ गई बात समझ में? चलिए, ब्रज भाषा। अब ब्रज भाषा का साहित्य तो आपने पढ़ा होगा। ब्रज मंडल यानी मथुरा वृंदावन की प्रमुख बोली होने के कारण, मथुरा और वृंदावन की प्रमुख बोली होने के कारण इसे ब्रज भाषा कहते हैं, यानी ब्रज भाषा कहते हैं। ये क्या है, हिंदी उपभाषा की जो पश्चिमी हिंदी है, यानी हिंदी की जो पश्चिमी हिंदी उपभाषा है उसकी क्या है, बोली है, लेकिन इसका नाम क्या है, ब्रज भाषा है। ठीक है ना। शौरसेनी, शौरसेनी अपभ्रंश का मध्यवर्ती रूप इसमें झलकता है। शौरसेनी अपभ्रंश का उसका मध्यवर्ती रूप है, उसमें झलकता है, दिखाई देता है, क्योंकि सूरसेन प्रदेश की ये प्रमुख बोली रही है। यानी सूरसेन प्रदेश है, उसकी ये क्या है, प्रमुख रूप से बोली है। ब्रज का क्षेत्र विस्तार है, यानी ब्रज जो बोली है या ब्रज भाषा है उसका क्षेत्र क्या है, विस्तृत है। आगरा, आगरा में बोली जाती है। अलीगढ़, बरेली, मथुरा, एटा, मैनपुरी, धौलपुर व भरतपुर आदि क्षेत्र में आते हैं। तो राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर में भी ब्रज भाषा का प्रचलन है। इसके अलावा यानी आगरा, बरेली, मथुरा, एटा, मैनपुरी आदि क्षेत्रों में भी ब्रज भाषा बोली जाती है। दिल्ली, सॉरी, यानी ये हिंदी जगत में ब्रज साहित्य अधिक लोकप्रिय है। तो हिंदी जगत में, हिंदी के साहित्य संसार में ब्रज का साहित्य अधिक लोकप्रिय होने के कारण ये लोगों की बहुप्रचलित भाषा है या बोली है, क्योंकि ब्रज के साथ भाषा लगा हुआ है। यानी है तो बोली है तो बोली, लेकिन ब्रज भाषा नाम एक तरह से है। सूरदास, नंददास, केशव बिहारी, घनानंद, पद्माकर, देव व अष्टछाप के अन्य कवियों की रचनाएं, या यूं कह सकते हैं कि रीतिकाल के कवि। भाई रीतिकाल में ज्यादातर हम देखें तो ब्रज भाषा का साहित्य देखने को मिलता है। सूरदास, नंददास, केशव बिहारी, घनानंद, पद्माकर, देव, अष्टछाप और अन्य कवियों की रचनाएं इसी ब्रज भाषा से मंडित है। ये मन को मोहने वाली मीठी बोली होने के कारण जनप्रिय हो गई। ये बोली क्या है, मन को मोहने वाली है, मीठी बोली है, और इसके कारण जनता में प्रिय हो गई। आगे बढ़ते हैं। बुंदेली, बुंदेल राजाओं के बुंदेलखंड की बोली होने के कारण, यानी बुंदेल राजाओं के का जो क्षेत्र था बुंदेलखंड, वहां की बोली होने के कारण इसे बुंदेली कहते हैं। इसका जो बोलने का क्षेत्र है ओरछा, झांसी, छतरपुर, सागर, ग्वालियर, होशंगाबाद और हमीरपुर के आसपास का क्षेत्र है। कहाँ कहाँ बोली जाती है ये बुंदेली बोली? तो ओरछा, झांसी, छतरपुर, सागर, ग्वालियर, होशंगाबाद, हमीरपुर के आसपास क्षेत्र में बोली जाती है।
बुंदेली में लिखी गई, बुंदेली में लिखी गई आलाखंड एक सुप्रसिद्ध रचना है। आलाखंड, परमाल रसों का दूसरा नाम क्या है? आलाखंड है। और आलाखंड उसका नाम क्यों दिया गया दोस्तों? क्योंकि उसका आलाखंड ही उपलब्ध हुआ है। एक सुप्रसिद्ध रचना है और उसकी ओजस्वी शैली मन में जोश भर देती है। आला की शब्दावली, आला की शब्दावली बुंदेली से काफी मिलती जुलती है। आला की शब्दावली भी क्या है? बुंदेली से काफी मिलती जुलती है। अवधि, पूर्वी हिंदी की बोलियों में सबसे पहला स्थान अवधि का है। तो ये अवधि है, वो पूर्वी हिंदी उपभाषा है, उसकी बोली है। पूर्वी हिंदी की बोलियों में सबसे पहला स्थान अवधि का है। ठीक है, ये अयोध्या के आसपास की बोली है। अयोध्या के आसपास बोली जाने वाली बोली का नाम क्या है? अवधि है। अयोध्या का वर्तमान नाम अवध प्रदेश है। तुलसी की रामचरितमानस, रामचरितमानस अवधि की प्रसिद्ध कृति है, प्रसिद्ध रचना है, जो जन जन में प्रिय है और हर व्यक्ति उससे परिचित है, प्रभावित है। इसका प्रसार अयोध्या यानी अवधी भाषा का या बोली का सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, सीतापुर, अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, सीतापुर, फैजाबाद व बाराबंकी आदि क्षेत्रों में है। तुलसी और जायसी इस भाषा के प्रसिद्ध कवियों में गिने जाते हैं। यानी तुलसीदास और जायसी इस भाषा के प्रसिद्ध कवियों में गिने जाते हैं। सूफी कवियों की रचनाएं अवधि में, सूफी कवियों की रचनाएं भी अवधि में ही रची गई हैं। जैसे मुल्ला दाऊद की चंदाइन अवधी भाषा की है, कुतुबन की मृगावती, मंझन की मधुमालती और जायसी का जो ग्रंथ है पद्मावत, ये रचनाएं अवधि में ही रची गई है। यानी पद्मावत की रचना कौन सी में? अवधि में। रामचरितमानस कौन सी में? अवधि में। ठीक है। बघेली, बघेली देखिए, रीवा क्षेत्र में कभी बघेल राजाओं का साम्राज्य रहा था। रीवा क्षेत्र है, उसमें बघेल राजाओं का क्या था? साम्राज्य रहा था, इसलिए इसे बघेलखंड के नाम से जानते हैं। यानी इसको बघेलखंड के नाम से जानते हैं और यहाँ की बोली जाने वाली बोली को बघेली कहते हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश की पूर्वी हिंदी से इसकी उत्पत्ति मानते हैं। तो बघेली बोली के बारे में यह पूछा जाता है कि बघेली बोली का उद्भव किस से हुआ? अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ था। और ये पूर्वी हिंदी के मामले में ये अर्धमागधी अपभ्रंश लागू होता है। ठीक है ना। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी, अर्धमागधी अपभ्रंश की पूर्वी हिंदी से इसकी उत्पत्ति मानते हैं। ये रीवा, देख लीजिएगा, सतना, मेहर, नागौद, रीवा, सतना, मेहर, नागौद व जबलपुर में बोली जाती है। कुछ भाषा वैज्ञानिक से अवधि की ही एक उपबोली मानते हैं और कुछ भाषा वैज्ञानिक कहते हैं या साहित्यकार कहते हैं कि ये अवधि की एक उपबोली है। छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी देखिए, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ कहलाता है। लेकिन देखो दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ है वो पुरानी बात, अब ये नया राज्य है। ये जब यानी जो बात लिखी है वो पुराने एडिशन की है। तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ क्या है? एक राज्य है। तो मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ कहलाता है। इसे अलग राज्य का दर्जा भी मिल चुका है। देखिएगा, इसे अलग राज्य का दर्जा भी मिल चुका है, ये एक्सप्लेन भी इन्होंने कर दिया। तो बिलासपुर पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा था। बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, कांकेर एवं नंदगांव के आसपास, तो ये छत्तीसगढ़ का हिस्सा है। और बिलासपुर में, रायपुर में, दुर्ग, कांकेर एवं नंदगांव के आसपास, नंदगांव के आसपास बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी का लोक साहित्य यानी जनता का साहित्य अपने आसपास के अंचल में प्रचलित है। यानी वहां का जो आसपास का अंचल है वहां तक ही प्रचलित है। इसका कोई
विशिष्ट साहित्य उपलब्ध नहीं है, यानी विशिष्ट साहित्य नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थानी उपभाषा की बोली है मारवाड़ी, मारवाड़ अंचल की। और यूं कहते हैं कि हम भी मारवाड़ी हैं। राजस्थान प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में मारवाड़ी के नाम से बोली जाती है। तो राजस्थान प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में मारवाड़ी के नाम से बोली जाती है। देखिएगा, जोधपुर में, हल्द्वानी में, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, पाली, सिरोही, अजमेर व किशनगढ़ के कुछ हिस्से तक ये बोली जाती है। मारवाड़ी कहाँ कहाँ बोली जाती है? जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, पाली, सिरोही, अजमेर, किशनगढ़ का कुछ हिस्सा और शेखावाटी अंचल। शेखावाटी अंचल में भी बोली जाती है, मारवाड़ी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये बोलते हैं। लोक साहित्य में मीरा के पद, मीरा के पद भी मारवाड़ी में है। तथा राष्ट्र साहित्य, देखिएगा, राष्ट्र साहित्य डिंगल भाषा में पाया जाता है, डिंगल भाषा में पाया जाता है। डिंगल और पिंगल की चर्चा करेंगे कभी, डिंगल और पिंगल की चर्चा करेंगे। तो राष्ट्र साहित्य भी मारवाड़ी में देखने को मिलता है। जयपुरी, जयपुर यानी जिसको ढूंढाड़ी भी कहते हैं, और हाड़ौती को भी इसी की एक शाखा माना जाता है, ठीक है ना, हाड़ौती को। तो राजस्थान के पूर्वी भाग जयपुर, टोंक, डिग्गी, मालपुरा, किशनगढ़ आदि में से ढूंढाड़ी कहते हैं। जयपुर में, टोंक में, डिग्गी में, मालपुरा, किशनगढ़ आदि में से ढूंढाड़ी कहते हैं। इसकी एक शाखा हाड़ौती के नाम से जानी जाती है। कोटा, बूंदी में जो बोली जाती है, जो झालावाड़, कोटा, बारां हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाती है। यानी हाड़ौती बोली है वो किसकी शाखा है? जयपुरी बोली की शाखा है, ध्यान रखिएगा। तो इसकी एक शाखा हाड़ौती के नाम से जानी जाती है, जो झालावाड़, कोटा, बारां, बूंदी आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। इसमें लोक साहित्य, लोक साहित्य भी प्रचुर मात्रा में मिलता है। टाइच है, ये जयपुरी बोली की विशेषता है। छह, हर काम के आगे वो छह लगा देते हैं, ठीक है ना। मेवाती, उत्तरी राजस्थान में मेव जाति के इलाके में, मेव जाति के इलाके में ये प्रतिनिधि बोली है। उत्तरी राजस्थान में मेव जाति के इलाके में प्रतिनिधि बोली है। इस प्रदेश को मेवात भी कहते हैं, इसको मेवात भी कहते हैं। इसका विस्तार अलवर, भरतपुर, गुड़गांव और करनाल आदि में है। अलवर, भरतपुर, गुड़गांव और करनाल आदि में है। मेवात प्रदेश की बोली होने के कारण इसे मेवाती कहते हैं। यानी मेवात प्रदेश की बोली होने के कारण इसको क्या कहते हैं? मेवाती कहते हैं। अलवर में भी बोली जाती है, भरतपुर में भी बोली जाती है, गुड़गांव में भी बोली जाती है, करनाल में भी बोली जाती है। करनाल और गुड़गांव हरियाणा के हैं। इसकी एक मिश्रित बोली भी है, एक मिलीजुली बोली भी है, जिसे अहिरवाटी भी कहते हैं, जिसका दूसरा नाम क्या है? अहिरवाटी है। यानी एक मिश्रित बोली है, उसको क्या कहते हैं? अहिरवाटी कहते हैं। मालवी, राजस्थान के दक्षिणी भाग मालवा प्रदेश में ये मालवी के नाम से जानी जाती है। तो राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, जिसको मालवा प्रदेश कहते हैं, वहां पर इसका नाम मालवी है के नाम से जानी जाती है। इसका क्षेत्र, यानी ये कहां कहां बोली जाती है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा से लगे, मध्य प्रदेश की सीमा से लगे इंदौर, रतलाम, भोपाल, देवास, होशंगाबाद। देखिएगा, ये कौन किसकी सीमा से लगे हैं? मध्य प्रदेश के हैं और सीमा से लगे हुए हैं। इंदौर, रतलाम, भोपाल, देवास, होशंगाबाद तथा उसके आसपास का क्षेत्र है। यानी राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों में ये बोली जाती है। कौन सी? मालवी। शोरसैनी अपभ्रंश से विकसित, इस शोरसैनी अपभ्रंश से विकसित है बोली का लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में
पाया जाता है, यानी पर्याप्त मात्रा में इसमें लोक साहित्य भी देखने को मिलता है। आगे देखते हैं भोजपुरी। भोजपुरी को देख लेते हैं। बिहार राज्य के भोजपुर क्षेत्र के आधार पर इस बोली का नामकरण किया गया। बिहार राज्य है और उसका भोजपुर क्षेत्र है, उसके आधार पर इस बोली का नामकरण किया गया। इसका विकसित रूप, इसका जो विकसित रूप है, बनारस, शाहबाद, आजमगढ़, गोरखपुर, बलिया, मिर्जापुर, जौनपुर, चंपारण व सारण के आसपास का क्षेत्र है। बनारस, शाहबाद, आजमगढ़, गोरखपुर, बलिया, मिर्जापुर, जौनपुर, चंपारण व सारण के आसपास का क्षेत्र है। यानी यहां पर यह भोजपुरी बोली काफी मात्रा में बोली जाती है। इसका मुख्यतः लोक साहित्य मिलता है, किंतु हिंदी जगत के सितारे भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद इसी क्षेत्र के रहने वाले थे। यानी हिंदी जगत के सितारे भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद इसी क्षेत्र के निवासी थे। आगे बढ़ते हैं। मगही। मगही देखिएगा, बिहार के मध्य प्रदेश की बोली होने के कारण से, और ये बिहारी उपभाषा की बोली है, तो बिहार के मध्य प्रदेश की बोली होने के कारण इसका नाम मगही है। मगध प्रदेश की ये क्या बोली है और इस कारण से इसको मगही है। मागधी अपभ्रंश की ये विकसित बोली है, और ये कौन सी अपभ्रंश की विकसित बोली है? मागधी की है, अर्धमागधी की नहीं है दोस्तों, मागधी की है। ये पटना, भागलपुर, हजारीबाग, गया, पलामू के आसपास बोली जाती है। पटना, भागलपुर, हजारीबाग, गया, पलामू के आसपास बोली जाती है। इसमें लोक साहित्य बहुत लिखा गया है और इसमें पर्याप्त मात्रा में लोक साहित्य लिखा गया है। अगला है मैथिली। ये मागधी अपभ्रंश की विकसित बोली है, और ये भी क्या है? मागधी अपभ्रंश की विकसित बोली है। ठीक है ना मैथिली। इसका क्षेत्र मिथिला प्रदेश होने के कारण इसे मैथिली कहा गया है, और इसका क्षेत्र क्या है? मिथिला प्रदेश है। मागधी का क्षेत्र क्या है? मिथिला प्रदेश है। यानी मगध का क्षेत्र नहीं है दोस्तों, मिथिला प्रदेश है ये। मगध का क्या है? मगही का है। इसे मैथिली कहा गया है। ये दरभंगा, पूर्णिया, मुंगेर और मुजफ्फरपुर में बोली जाती है। यहां का साहित्य बहुत संपन्न है। ये वाणी मधुरता के कारण बहुत मीठी है। ये वाणी की मधुरता के कारण बहुत मीठी है। विद्यापति जैसे कवि यहाँ के रसिद कवि थे। विद्यापति जैसे कवि यहाँ के रसिद कवि थे। गोविंद दास, हरिमोहन झा तथा रंजीत लाल इसके प्रसिद्ध साहित्यकार रहे। तो इसके साहित्यकार कौन रहे? विद्यापति और गोविंद दास, हरिमोहन झा, रंजीत लाल इसके प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं। पश्चिमी पहाड़ी देखिएगा, अब पश्चिमी पहाड़ी देखिएगा, ये शोरसनी अपभ्रंश की विकसित बोली है। शोरसनी अपभ्रंश की विकसित बोली है। ये हिमाचल प्रदेश में शिमला, मंडी, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में शिमला, मंडी, धर्मशाला व अंबाला के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। शिमला, मंडी, धर्मशाला, अंबाला के आसपास क्या है? बोली जाती है। कौन सी दोस्तों? पश्चिमी पहाड़ी। शिमला में, मंडी में, धर्मशाला में और अंबाला क्षेत्र के आसपास में बोली जाती है। मध्यवर्ती पहाड़ी, और इसके दो रूप हमें देखने मिलते हैं, एक गढ़वाली और कुमायूनी। इस बोली का क्षेत्र गढ़वाल प्रदेश है, और इस बोली का क्षेत्र कौन सा है? गढ़वाल प्रदेश है। ये गढ़वाल व कुमायूं में बोली जाती है, यानी गढ़वाल और कुमायूं में इसका प्रचलन है। छायावाद के प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत इसी क्षेत्र के हैं, यानी कौसानी के थे ये। सन 1900 में कौसानी नामक यानी प्रकृति के सुरम्य परिवेश में अंचल में सुमित्रानंदन पंत का जन्म हुआ था। मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र की बोली होने के कारण इससे मध्यवर्ती पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, यानी गढ़वाली कुमायूं। ये शोरसनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। उत्तरांचल का कुमायूं क्षेत्र कुमायूनी बोली का, उत्तरांचल का यानी उत्तराखंड का, उत्तरांचल मतलब उत्तराखंड
क्षेत्र का कुमायूं क्षेत्र कुमायूनी बोली का क्षेत्र है। नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत में ये बोली जाती है। बहुत ही शानदार जगह है नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, बहुत पर्यटन की दृष्टि से बहुत शानदार स्थल है। नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत में ये बोली जाती है। कौन सी? कुमायूं। जौनसारी, अब देखिए जौनसारी की भी बात करते हैं। भारतीय आर्य भाषा परिवार की बोली है। जौनसारी का जिक्र देखिएगा। और ग्रेरसन ने इसे पश्चिमी पहाड़ी वर्ग में रखा है। ग्रेरसन जानते हो कि डॉक्टर जॉर्ज ग्रेरसन ने इसे पश्चिमी पहाड़ी वर्ग में रखा है। जौनसारी भाषा उत्तराखंड उत्तराखंड के देहरादून के जौनसार क्षेत्र, यानी जौनसार क्षेत्र जिसमें जौनसार, कलसी, लाखा मंडल और चक्राता आता है, यानी जौनसार, कलसी, लाखा मंडल और चक्राता आता है, तथा उत्तरकाशी के कुछ इलाकों में बोली जाती है। कौन सी बोली बोली जाती है? जौनसारी। जौनसारी की भी कई उपबोलियां मानी गई है। और जौनसारी की भी क्या कई उपबोलियां मानी गई हैं, जैसे बावरी और कंडवाणी आदि। इसकी अपनी एक विशिष्ट बोली भी है जो कि वर्तमान में अधिक लोकप्रिय नहीं रह गई है। इसका नाम है बागोई, अर्थात भाग्य की बही। एक विशिष्ट बोली है जिसका नाम है बागोई अर्थात भाग्य के बही, किंतु ज्योतिष ग्रंथों के रूप में ये लिपि सुरक्षित है। ये लिपि है ना, वो ज्योतिष ग्रंथों के रूप में बिल्कुल सुरक्षित है। इस लिपि का उद्गम स्थल कश्मीर माना जाता है और इसमें 12 स्वर और 35 व्यंजन है। मजे की देखिए, जौनसारी की एक विशिष्ट बोली भी है जिसमें 12 स्वर हैं और 35 व्यंजन है। और ऊपर उसका जिक्र भी हमने किया है कि कौन सी है वो लिपि, यानी बागोई अर्थात भाग्य की बही। ये ज्योतिष ग्रंथों के रूप में ये लिपि सुरक्षित है और इस लिपि का उद्गम स्थल कश्मीर माना जाता है और इसमें 12 स्वर और 35 व्यंजन है। देखिएगा। अब चलते हैं पूर्वी पहाड़ी। पूर्वी पहाड़ी भाषा समूह में नेपाली, पालमा, पाल्पा, जुमली, डोटेली और बेत डेली भाषाएं शामिल है। तो पूर्वी पहाड़ी जो भाषा समूह है, पूर्वी पहाड़ी उपभाषा जो उपभाषाएं के रूप में देखा जाए, यानी हिंदी की उपबोली है कौन कौन सी? तो पूर्वी पहाड़ी जो उपभाषा है उसमें नेपाली, पालमा, जुमली, डोटेली और डेली भाषाएं शामिल है, यानी बोलियां शामिल है। अब यहां मैं आपको बता दूं कि नेपाली को भारत की 8वीं अनुसूची में भाषा का दर्जा दिया गया है। ध्यान रखिएगा, नेपाली को भारत की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में से एक भाषा का दर्जा दिया हुआ है। तो ये भाषा के रूप में भी है और पूर्वी पहाड़ी की बोली के रूप में भी इसको जाना जा सकता है। ठीक है ना। पूर्वी पहाड़ी भाषा समूह में नेपाली भी आती है, पाल्पा भी आती है, जुमली भी आती है, डोटेली भी आती है और बेतडेली भाषाएं यानी बोलियां भी शामिल हैं। और इनमें से बहुत सी नेपाल में भी बोली जाती है। और नेपाल के जो अंदर बोलने के साथ साथ आप जानते हैं कि यानी पड़ोसी जो क्षेत्र है भारत का, उसमें भी ये पहाड़ी जो लोग हैं वो पूरी पहाड़ी की बोलियों को बोलते हैं। तो पूरी पहाड़ी में भाषा समूह में नेपाली, पाल्पा, जुमली, डोटेली और बेतडेली भाषाएं शामिल हैं। ठीक है ना, ये भाषाएं उसमें मानी जाती हैं। तो ये था भाषा से संबंधित अपना आज का वीडियो, और अगले वीडियो में हम और नई चीज़ों के साथ आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज का वीडियो कैसा रहा? और आज आपके सामने 5 उपभाषाएं और उसकी 18 बोलियों का जो परिचय है वो प्रस्तुत किया गया है।
और इसके साथ साथ आप कमेंट में ये लिखें कि मागधी से अर्धमागधी से यानी कौन कौन सी उपभाषाओं की उत्पत्ति हुई है, कौन कौन सी उपभाषाएं अर्धमागधी से बनी हैं और कौन कौन सी भाषाएं यानी मागधी अपभ्रंश से बनी हैं, इसका यानी आप विवेचन करें। तो मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश और अपभ्रंश के रूप में आपको बताना है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करें। आपका दिन मंगलमय हो, लगातार पढ़ते रहें और अपना मनोवांछित लक्ष्य प्राप्त करें। और कोई त्रुटि हो तो कमेंट में जरूर लिखें, आपकी हर राय का स्वागत किया जाएगा और आपकी समस्या का निदान भी करने का प्रयास किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।